नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोकप्रियता के लिहाज से खूब नाम कमाया, लेकिन सरकार की असली परीक्षा अब शुरू हुई है। कई मोर्चों पर मोदी सरकार बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कड़े फैसले लेने के दावे किए जा रहे हैं। जाहिर है ये फैसले लोक लुभावन नहीं होंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या अभी भी अच्छे दिन आने में देर है? हाँफती अर्थव्यवस्था, कांपती सीमाएं, छलांग मारती महंगाई, काबू से बाहर भ्रष्टाचार। नए नवेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। कुर्सी संभालने के 20 दिन के बाद प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा, देश को स्वास्थ्य लाभ की जरूरत है, लिहाजा तैयार हो जाएं, क्योंकि कड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है। भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने के लिए, इस संकटों से देश को बाहर निकालने के लिए कुछ कड़वे निर्णय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों में उम्मीदें जगाई और अब उनके सामने चुनौती है कि वो उन्हें पूरा करके दिखाएं। लेकिन अच्छे दिन के नारे के साथ लाल किले को फतह करने वाले मोदी का ऐलान किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या ये बता रहा है कि अभी अच्छे दिन आने में और वक्त लगेगा? लोगों को अभी और इंतजार करना होगा। महंगाई अभी और बढ़ सकती है। डीजल भी बंधन से आजाद होने के लिए बेताब है। मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की है। सरकार कई समस्याओं से जूझती हुई दिख रही है। पिछली सरकार के समय के खर्च, राजस्व में बढ़ोतरी नहीं होना, विशालकाय सब्सिडी बिल, महंगाई पर कैसे काबू पाया जाए, खराब मॉनसून की सुगबुगाहट। पिछले एक दशक में जीडीपी की विकास दर 5% से नीचे ही गोते लगा रही है। भारी जनादेश के बोझ तले दबी सरकार के सामने लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरने की जिम्मेदारी है। लेकिन बिना कड़े फैसले लिए मोदी के लिए यह संभव नहीं होगा। पहले सचिवों, फिर मंत्रियों के साथ मैराथन बैठक के बाद मोदी समझ चुके हैं कि चुनाव में जो सपने लोगों के सामने रखे गए, उसे पूरा करने के लिए जबरदस्त बदलाव करना पड़ेगा। एक मांग बढ़ गया और साथ साथ में उत्पादन नहीं बढ़ा, उत्पादकता नहीं बढ़ा, और ये सारी चीज रात नहीं बढ़ेगा। 10 साल तक देश की सत्ता पर काबिज मनमोहन सरकार को मोदी ने खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार बताया। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि पुरानी सरकार ने उन्हें विरासत में समस्याएं और खाली खजाने के अलावा और कुछ नहीं दिया। देश का आर्थिक स्वास्थ्य इतना बुरा करके चला, बच्चा कितना ही प्यारा क्यों न हो, लेकिन अगर बीमार है तो उसको जरा कड़वी दवाई देकर के भी स्वस्थ करना होगा। कांग्रेस ने मोदी सरकार को पीछे न देखने की नसीहत दे डाली। कहा, पीछे देखने के बजाय आगे देखकर सरकार चलाएं। आखिर अब वो प्रधानमंत्री हैं। मोदी के पुराने विरोधी लालू को भी मौका मिल गया। नई सरकार का पहला बजट संसद के मॉनसून सत्र में अगले महीने की शुरुआत में ही पेश किए जाने की उम्मीद है। ये नई सरकार की पहली मुख्य परीक्षा होगी, क्योंकि समाज का हर वर्ग इसकी ओर देख रहा है और अरुण जेटली चाहेंगे कि संतुलन बनाए रखें। लेकिन ये तय है कि हर वर्ग को खुश करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। दिल्ली से आतिर खान के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी सरकार ने समस्याओं से निपटने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। बैठकों का दौर चल रहा है। तमाम मंत्री और सचिव परिवर्तन की इस जद्दोजहद में जुट चुके हैं। 26 मई 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते ही मनमोहन सरकार की परंपराओं और नियुक्तियों को बदल दिया। 30 जीओएम को बर्खास्त कर बदलाव के संकेत दिए। सफल सरकार के लिए कारगर नौकरशाह की जरूरत मोदी को भली भांति पता है। गुजरात में नौकरशाह की टीम ने मोदी को चमकता सितारा बनने में अहम भूमिका निभाई है। लिहाजा मोदी ने सचिवों से लंबी मुलाकात की, सीधे प्रधानमंत्री से बात करने की छूट दी, भय और डर के बिना फाइलों पर दस्तखत करने और तत्काल फैसले लेने की हिदायत दी। लेकिन ये ऊपरी परत की कसरत थी। असल समस्या तो विकराल है। सरकार को खोखली कर रही महंगाई,
और खस्ताहाल अर्थव्यवस्था से जूझना है। लिहाजा मोदी के भरोसेमंद सिपहसालार अरुण जेटली को वित्त का भार दिया गया। कुर्सी संभालते ही जेटली ने चुनौतियों की लिस्ट को साझा कर दिया। I'm conscious of the fact that I am taking over at a very challenging time, particularly when there is a need to rebuild the confidence in the Indian economy. The challenges are very obvious. We have to restore back the pace of growth, contain inflation. सूत्रों का दावा है कि मोदी देश के स्वास्थ्य की हालत को सुधारने के लिए कड़वी गोली लाने का मन बना चुके हैं। अब बस ऐलान होना बाकी है। सूत्रों का दावा है कि बजट में इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ सकती है, लेकिन नए टैक्स लाने की भी तैयारी की जा रही है। सर्विस टैक्स का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। करीब 3 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी तेल, खाद्य और खाद को दी जाती है। मोदी सरकार इसमें 20% तक की कटौती कर सकती है। पेट्रोल की तर्ज पर तेल कंपनियां डीजल के दाम तय करने की पूरी छूट चाहती हैं। रसोई गैस पर भारी सब्सिडी भी परेशानी का सबब है। इसके साथ ही पुरानी सरकार की फूड बिल, मनरेगा और दूसरी योजनाओं का खर्च करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए बैठता है। इनके फिर से आकलन की मांग उठ रही है। अरुण जेटली जी, हमारा वित्त मंत्री का पहला बजट जब आएंगे हमको मालूम पड़ेगा सचमुच कितना करे, जो बात करे कि करे, कोई सिद्धांत लेंगे, वो सचमुच डीजल का कीमत बढ़ने देंगे, केरोसिन रसोई गैस के ऊपर जो अनुदान है, वो सब्सिडी है, वो कम करेंगे कि नहीं, ये सारे कठिन सिद्धांत लेंगे कि नहीं, ये समय बताएंगे। मोदी का लक्ष्य है कि लगातार राजस्व के नुकसान को तेजी से कम किया जाए, सरकार की आमदनी बढ़ाई जाए, गैर जरूरी खर्च को कम किया जाए, बीमार पड़ चुके सरकारी उपक्रम को सुधारा जाए। साफ है, मोदी सरकार कड़े और कारगर फैसले लेने की तैयारी में है। हो सकता है कि अच्छे दिन का सपना संजोए आम आदमी को शुरुआती झटका लगे। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी ने सरकार की कमान संभाली तो सबसे पहले उनके सामने खराब मॉनसून की आशंका से जूझने का सामना हुआ। कांग्रेस को महंगाई पर घेरने वाली बीजेपी अब खुद महंगाई को काबू करने के लिए माथापच्ची कर रही है, लेकिन यह तय है कि खराब मॉनसून ने अगर अपना असर दिखा दिया तो महंगाई पर काबू पाना मोदी के लिए मुश्किल होगा। क्या इस साल इंद्रदेव मेहरबान नहीं होंगे? क्या आसमान में इस बार बादल गरजते रहेंगे, बिजली चमकती रहेगी और बारिश नहीं होगी? सूखा आने का अंदेशा इन दिनों फिजा में गूंज रहा है। किसान परेशान है। नई नवेली सरकार इससे निपटने के लिए कमर कस रही है। अनाज उत्पादन कम होने से महंगाई और बढ़ने की आशंका प्रबल हो गई है। देश के अनाज उत्पादन करने वाले राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में 15% कम बारिश होने की संभावना है। नियमों के मुताबिक बारिश में 10% से ज्यादा की कमी दर्ज होने पर इलाके को सूखा घोषित किया जाता है। सवाल उठता है कि आखिर मॉनसून क्यों दगा दे रहा है? दरअसल प्रशांत महासागर में अल नीनो ने मॉनसून की रफ्तार को थाम लिया है। ऊपर से मई तक तापमान बेहद कम रहा, जिससे मॉनसून लाने के लिए जरूरी स्थिति नहीं बन सकी। अरब सागर में साइक्लोन के पैदा होने से मॉनसून अरब देशों की तरफ मुड़ गया। तापमान की बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं होगा, स्लाइट राइज होगा। हीट वेव तो हट गया, वापस आने का संभावना नहीं 1 हफ्ते तक। वजह आपको अरेबियन सी से मॉइस्चर आ रहा है, ठीक है। जो कल परसों हुआ वो भी अरेबियन सी से जो मॉइस्चर आया है, अरेबियन सी से हवा आने शुरू हुआ, वहीं से मॉइस्चर लेकर इधर हमारे एरिया में अकुमुलेट हुआ, उसके वजह से हुआ है। इस बार मानसून के कमजोर रहने की पूरी संभावना मौसम विभाग जता रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए इससे निपटने के लिए अभी से कमर कसनी होगी। जाहिर है, खराब मॉनसून की भविष्यवाणी अगर सच हो गई तो देश में ताज़ा अनाज नहीं होगा और इससे मोदी सरकार की महंगाई कम करने के दावों पर जबरदस्त असर होना पक्का है। सरकार भी इससे निपटने के लिए कमर कस चुकी है। पिछले शुक्रवार को प्रधानमंत्री निवास पर कृषि से जुड़े मंत्रालयों के मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया
कि देश के 500 जिलों में कम बारिश से होने वाले नुकसान और उससे निपटने की रणनीति बनी। देश में अभी 456 लाख टन गेहूं और 200 लाख टन चावल का स्टॉक है, लेकिन इसका रखरखाव सवालों के घेरे में है। भविष्य में हर खेत को पानी देने की योजना अमल में लाने के लिए धन संचय पर जोर दिया गया। जमाखोरों पर सख्त नजर रखने के लिए बैठक में राज्य सरकारों को निर्देश देने की बात कही गई। देश का 60% अनाज उत्पादन मॉनसूनी बारिश पर निर्भर करता है। देश के कुल जीडीपी में खेती की हिस्सेदारी करीब 17% है। लिहाजा तय है कि अगर मॉनसून ने दगा दिया तो महंगाई पर हो जाएगा। सरकार अपने बजट में इस महत्वपूर्ण सच्चाई पर नजर रखे हुए है। माना जा रहा है कि जेटली के पिटारे से निकलने वाला बजट सख्त फैसलों वाला होगा। मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कमजोर मानसून। मौसम विभाग पहले ही यह अनुमान जता चुका है कि मानसून इस बार कमजोर रहने जा रहा है, लिहाजा इसके लिए पूरी तरीके से सरकार को कमर कसनी होगी। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। भारत बड़ी मात्रा में इराक से तेल आयात करता है, लिहाजा इराक में अगर आंतरिक कलह बढ़ा तो उसका असर यहां दिखेगा। खबर है कि सरकार डीजल पर सब्सिडी भी खत्म करना चाहती है और अगर ऐसा हुआ तो महंगाई में बेतहाशा वृद्धि होगी। अर्थव्यवस्था पर डीजल के बढ़ते और घटते दाम का साफ असर होता है। अगर सरकार ने डीजल पर हाथ डाला तो महंगाई में जबरदस्त बढ़ोतरी तय है। इराक में चल रही आंतरिक समस्या से कच्चे तेल की सप्लाई में दिक्कत आने की आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल करीब 9 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमत $115 प्रति बैरल पहुंच गई है। भारत इराक से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है। अगर इराक में कानून व्यवस्था प्रभावित होती है तो देश में तेल के दाम बढ़ने तय हैं। पेट्रोलियम मंत्री ने इसका इशारा भी किया है। एक समय पर अर्थनीति को पटरी पे दिखना चाहते हो, फिर एक प्रकार सिर्फ स्लोगान और लोक लुभावनी चीजों पे जाओगे, दोनों इकट्ठा नहीं होता है। किस चीजों बीच बीच में आम जन के हित के लिए कुछ कड़े निर्णय लेना पड़ता है। पेट्रोलियम मंत्रालय डीजल को डीरेगुलेशन यानी इसे बाजार भाव पर बेचने की खातिर कैबिनेट के लिए नया प्रपोजल भी ला सकता है। अगर ऐसा हुआ तो डीजल के दाम भी पेट्रोल की तरह ही सरकारी नियंत्रण से बाहर आ जाएंगे। सरकार की तरफ से मिल रही सब्सिडी खत्म हो जाएगी। इससे सरकार को डीजल डीरेगुलेशन के जरिए 1,40,000 करोड़ की फ्यूल सब्सिडी कम करने का मौका मिल जाएगा। दूसरे शब्दों में आम आदमी पर एक और बोझ आ जाएगा। खाने पीने के दाम और बढ़ जाएंगे, किसानों की भी कमर टूट जाएगी। हर जगह पर इसका असर देखा जाएगा जहां डीजल का प्रयोग होता है। देश अपनी 30% ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम पर निर्भर है। करीब 80% पेट्रोलियम जरूरतों के लिए देश को विदेशी राष्ट्रों की तरफ देखना पड़ता है। मार्च 2013 तक $2.6 मिलियन की रकम हर दिन पेट्रोलियम जरूरतों पर खर्च हो रही थी। अगर इराक में हालात खराब हुए तो इसका असर बेहद गंभीर होने की संभावना है। डीजल के दाम बढ़े तो महंगाई बेकाबू हो जाएगी और इसे संभालना मोदी सरकार के लिए लगभग नामुमकिन होगा। आज तक ब्यूरो।